students, I am your tutor and today I am going to start the new topic. आज हम करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस तो हमने देख लिया था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि शो कर रही है कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या होती है केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या हुई? बैलेंस का मतलब क्या होता है? जो बैलेंस होती है। द केमिकल इक्वेशंस having equal number of molecules on reactant side as well as the product side is called balanced chemical equation. अभी कॉन्सेप्ट हमने लाया क्यों? हम क्यों कह रहे हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाली बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम जानते हैं दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना मास हमने रिएक्टेंट में डाला है, रिएक्टेंट में यूज किया, उतना ही प्रोडक्ट निकलेगा। जैसे कि आप लेते हो फॉर एग्जांपल, आपने 2 kg को 2 kg के साथ लिया तो आपके पास क्या आता है 4 kg। 2 + 2 4 इक्वल है। दोनों साइड आपका जो क्वांटिटी है वो क्या है? इक्वल है। उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है that mass can neither be created nor be destroyed but it can be converted into one form or the another. That is called law of conservation of mass. तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस। अब आप जो नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे पता चलेगा हमें कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करने हैं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ इक्वल है तो ये बैलेंस्ड है और अगर नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड है। जैसे कि आपके पास जिंक है, जिंक का सिंपल Zn होता है, आपको पता होगा। जिंक यहाँ पर कितना है? 1 है। अगर आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? जिंक यहाँ पर सिर्फ 1। और अगर हम ये आपकी जो साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, मैंने पहले बताया था। और जो आपकी प्रोडक्ट साइड होती है वो क्या होती है? मतलब जो आपकी राइट हैंड साइड होती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट। तो 1 यहाँ पर जिंक 1 है और अगर आप प्रोडक्ट साइड देखोगे तो यहाँ पर भी जिंक कितना है? 1। तो जिंक तो बराबर है दोनों साइड। उसके बाद अगर आप हाइड्रोजन को लोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। H2 का मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। उस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस। ऐसे ही अगर आप SO4 को देखोगे तो ये यहाँ 1 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा और यहाँ पर भी 1। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। वहीं पर अगर आप नीचे वाली इक्वेशन को देखेंगे तो आपको दिखेगी आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहां पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कितना मानेंगे हम? 1, तो ऑक्सीजन 1 और उस साइड कितना है? 4। ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। ओवरऑल जो ये रिएक्शन है इट इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर हम कहें कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और फिर उसे क्या करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये केमिकल इक्वेशन है जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब हम इसे बैलेंस करना है क्योंकि बैलेंस तो है नहीं, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी जरूरी है। सबसे पहले जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि इन सबको बॉक्स में लेना है। एक एक को बॉक्स बना दो चारों तरफ ऐसे। ये आपका स्टेप 1। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको काउंट करने हैं कि रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल्स है और प्रोडक्ट साइड कितने मॉलिक्यूल्स है और कौन से एलिमेंट्स के हैं। तो आप देखो एलिमेंट लिखो ऐसे। एलिमेंट कौन कौन से? जैसे यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स हैं। रिएक्टेंट साइड अगर आप देखोगे तो आयरन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? ओनली 1। प्रोडक्ट साइड आप देखोगे तो आपको मिलेगा, प्रोडक्ट साइड आप देखेंगे कि आयरन कितना है? 3, हाइड्रोजन कितना है? 2 एंड ऑक्सीजन 4।
बैलेंस तो है नहीं, वो साफ साफ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये आपका था सेकंड स्टेप, जिसमें आपको क्या लिखना है, ऐसे नहीं लिखना सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आपको लिखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, ऐसे लिखना है, और एलिमेंट ऐसे लिखना है। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोडक्ट साइड आप सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सी साइड है। जैसे आप यहाँ काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, 2 3 4, 4 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितना हुआ, 3 2 5, 5 and 4 9, तो 9 कितना है, प्रोडक्ट साइड है। तो क्योंकि प्रोडक्ट साइड ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो हम प्रोडक्ट साइड लेंगे, और अगर रिएक्टेंट साइड ज्यादा होते तो हम रिएक्टेंट साइड को कंसीडर करते हैं। हमने प्रोडक्ट साइड को कंसीडर किया, और सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब इन एलिमेंट्स में से भी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके हैं। तो किसके हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन के 4 है। अब ऑक्सीजन दोनों साइड अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है और वहां ऑक्सीजन ओनली 1 है। ऐसा आपको क्या करना होगा कि वहां भी ऑक्सीजन कितना हो जाए, 4 हो जाए, क्योंकि वहां सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा 1 के साथ जो वहां पर भी 4 हो जाए, सिंपल 1 है तो 1 को 4 से कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पर ऐसे रहने देते, वहां पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। बाहर लिखेंगे, बॉक्स के बाहर, एक सेकेंड, बॉक्स के बाहर लिखेंगे 4 लिख लिया। तो यहाँ से आप क्या हो गया, उधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर ऑक्सीजन थे 4 ऑलरेडी। तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा एलिमेंट है जो कि ज्यादा मॉलिक्यूल में, हमें प्रोडक्ट साइड ही कंसीडर करनी है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर आयरन है जो कि 3 मॉलिक्यूल है। आप चाहो तो हाइड्रोजन को भी पहले बैलेंस कर सकते हो ऑक्सीजन के बाद। तो हम पहले आयरन का देख लेते हैं। आयरन को अगर हम बैलेंस करें, सॉरी पहले हम हाइड्रोजन का ही देख लेते हैं, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हाइड्रोजन का अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन तो दोनों साइड बैलेंस है, 2 2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आयरन को हम देखेंगे तो आयरन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। ये बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है और वहां 1 है, 1 से हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयरन 3 हो गया, आयरन 3 हो गया। हाइड्रोजन टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। कैसे, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो इस बार मल्टीप्लीकेशन हमें करनी होगी प्रोडक्ट साइड। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट साइड यहाँ पर मॉलिक्यूल कम पड़ रहे हैं, वहां पर कितने हैं, 8 है, और यहाँ कितना है, 2 है। 2 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन हो गया 8, आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये जो इक्वेशन आपको मिली, अगर आप इसको ढंग से लिखेंगे, मैं नीचे लिख देती हूँ इक्वेशन विदाउट बॉक्स, अब हम इसे फाइनली लिखेंगे। जो भी मैंने स्टेप बताया बीच में कि पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसको आप एक एक स्टेप में ब्रेक कर सकते हो। ऑक्सीजन को बैलेंस करा, फिर अपने आयरन को किया होगा, फिर अपने हाइड्रोजन को, तो वो 3 अलग अलग स्टेप्स में आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि कैसे मल्टीप्लाई करके करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, सब कुछ करने के बाद, इक्वल बनाने के बाद, हम इसे लिखेंगे विद द कोफिशिएंट्स, जो हमने कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई किए हैं। कोफिशिएंट्स क्या है, जो हमने आगे मल्टीप्लाई किए, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये कोफिशिएंट्स नहीं होते, कोफिशिएंट्स आगे वाले होते हैं। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके अलावा
हम एक और चीज करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन में अगर आप फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है, मतलब आपको पता चल जाता है कि वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। उसके लिए हम ज्यादातर, अगर आपको फिजिकल स्टेट दिखानी होती है तो ज्यादातर हम सॉलिड, लिक्विड, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसको सॉलिड के लिए हम एस लगा देते हैं आगे ऐसे करके, लिक्विड के लिए हम एल और गैस के लिए हम जी लगा देते हैं। अब इस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या करना है होगा, अगर आपको फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करनी है तो आयरन कौन सी स्टेट में है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में, तो इसके लिए हम एस लगा देंगे। आपका जो H2O है वो किस स्टेट में है, वो गैसियस स्टेट में, इसलिए हम इसको जी लगा देंगे आगे फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। F3O4 जो है वो क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पर हमने S लगा दिया, और आपका जो हाइड्रोजन है वो भी क्या होगा, गैस होगा। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया फिजिकल स्टेट, ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है और फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो पूरा मेथड मैंने आपको समझाया कि पहले बॉक्स में लिखो फिर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, ये पूरी तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि हम हर जगह पर 3 से ही या फिर 4 से ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वो हमें ये देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने की कमी है, उस हिसाब से हमें कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो दिस वाज ऑल हाउ टू बैलेंस ए अनबैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और किस तरीके से आप इसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आज जो भी हमने किया उसे आप फिर से प्रैक्टिस करें। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे आगे एनसीईआरटी में कि इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करिए, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, उस हिसाब से आप उस पर ट्राई करें ये मेथड। दैट वाज ऑल। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।